हेलो एवरीवन, मेरा नाम एस मुन्ना है और मैं आपको आपके ही चैनल ड्रीम कैचर क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास से इंडियन आर्ट एंड कल्चर का इंडियन म्यूजिक वाला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन म्यूजिक के बारे में। इंडियन म्यूजिक के बारे में इतना सफिशिएंट हम नॉलेज लेंगे कि आपको इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए, जो इतने भी वनडे एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहता है, उसके लिए पर्याप्त होगा। इतना सफिशिएंट होगा कि आपको किसी और सोर्स का कोई ज़रूरत ही ना पड़े। साथ ही साथ काफ़ी रिलेवेंट भी है। ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट बनाने के चक्कर में ऐसा नहीं हुआ कि काफ़ी रिलेवेंट चीज़ों को डाल दिया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया है। इस चीज़ को पूरा ख्याल रखा गया है कि सिर्फ रिलेवेंट चीज़ को ही इसमें शामिल किया जाए, और साथ ही साथ में इस चीज़ को भी ख्याल रखा गया है कि इतना सफिशिएंट रहे कि ताकि एग्ज़ाम में आपको कॉन्फिडेंस बना रहे कि अगर इंडियन म्यूजिक से कोई भी सवाल आएंगे तो हम उसको कर लेंगे। क्योंकि जब आप सफिशिएंट वे में किसी भी टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि अगर इससे सवाल आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंडियन म्यूजिक, ठीक है, जिसको भारतीय संगीत कहते हैं हिंदी में। ये जो पूरे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे या जो पूरे आज के क्लास में देखेंगे वो पूरी तरह से बाइलिंगुअल होगा। सारी चीज़ें हिंदी में लिखी होगी, उसके जो टर्म्स होंगे उसको हम इंग्लिश में भी बोलेंगे और हिंदी में भी बोलेंगे। ठीक है, तो पूरा क्लास बाइलिंगुअल होगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर याद हो जाए कि ताकि आपको कम टाइम डिवोट करना पड़े अपने रिविजन्स के लिए, जीके जीएस के लिए। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है इंडियन म्यूजिक, यानी कि भारतीय संगीत। ओके, इंडियन म्यूजिक भारतीय संगीत में आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि इसके जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, इंडियन म्यूजिक के बारे में जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग इस टॉपिक में इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इस बारे में कुछ बात करते हैं। भारत का जो सबसे पहला वाद्य यंत्र जो खोजा गया था या जो मिला था या जो प्राप्त हुआ था वो था 7 छिद्रों वाली बांसुरी, यानी कि 7 होल्ड फ्लूट। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इंडिया फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि भारत का पहला वाद्य यंत्र कौन सा खोजा गया था, तो वो था खोजा गया था मतलब कि प्राप्त हुआ था। ये प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पहली बार जो म्यूजिक से रिलेटेड चीज़ें, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में जो चीज़ें प्राप्त हुआ था वो था 7 होल्ड फ्लूट, यानी कि 7 छिद्रों वाली बांसुरी। यानी कि भारत में सबसे पहला जो वाद्य यंत्र प्राप्त हुआ म्यूजिक से रिलेटेड वो था 7 होल्ड फ्लूट, यानी कि 7 छिद्रों वाला बांसुरी। इसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर हम बहुत पुराने टाइम में जाएं तो बहुत पुराने टाइम में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो रिलेटेड है, जो बहुत ही कॉमन फ्रीक्वेंट जो हम लोग सुनते रहते हैं वो है कृष्ण भगवान का बांसुरी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो हम लोग सुनते हैं वो क्या सुने थे, भगवान कृष्ण का बांसुरी। इससे पहले शायद ही हम लोग कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुने हो या किसी वाद्य यंत्र के बारे में सुने हो। तो आप उस भगवान कृष्ण का जो बांसुरी है उससे आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि जो भारत का पहला वाद्य यंत्र है वो कौन है, 7 छिद्रों वाली बांसुरी, यानी कि 7 होल्ड फ्लूट। यानी कि मोटा मोटी आपको याद रखना है कि बांसुरी जो है वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। ओके, तो यानी कि इससे रिलेटेड यही है, ये कहाँ से प्राप्त किया गया था, यानी कि ये कहाँ से हम लोग को प्राप्त हुआ था, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये हम लोग को प्राप्त हुआ था 7 होल्ड फ्लूट। ओके, अब जो इससे रिलेटेड हम लोग एक टोटल चीजें जो है वो की पॉइंट बना कर दिए हुए हैं, की पॉइंट, और उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके डिटेल्स हम लोग यहीं पर समझाते रहेंगे। यानी कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यानी कि सिंगल तथ्यों के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, और फिर हम आपको यहाँ पर पूरा उसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे, जो इससे रिलेटेड जितना भी तथ्य होगा वो सारे हम यहाँ पर बता देंगे।
और ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको लिखना नहीं है, बस एक बार देख लेना है। देखने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ताकि आपको दिखते जाए, और हम साथ साथ में बोलते भी जाएंगे इसको, और साथ में इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब भी करते चलेंगे, यानी कि इसको पूरी विस्तार से वर्णन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, यानी कि इससे पहला जो की फैक्ट हम लोग को मिला इंडियन म्यूजिक में, भारतीय संगीत वाले टॉपिक में, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे आधारित जो सवाल था, उसमें पहला जो की पॉइंट मिला वो ये मिला कि भारत में जो सबसे पहले जो वाद्य यंत्र के रूप में खोजा गया वो था 7 छिद्र वाला बांसुरी, यानी कि 7 होल्ड फ्लूट, यानी कि इंडिया फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो कौन का माना जाता है, 7 होल्ड फ्लूट को। और इसको याद करने का तरीका हमने कैसे बनाया कि भगवान कृष्ण चूंकि बांसुरी बजाते थे, और अगर हम लोग बहुत पहले बजाए तो बांसुरी से पहले शायद ही कोई हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हो, तो बांसुरी यानी कि भारत का पहला वाद्य यंत्र हम लोग इसको याद रख सकते हैं, बांसुरी यानी कि 7 छिद्र वाला बांसुरी। चलिए, अब ये तो भारत का हो गया। अब आता है कि विश्व का पहला वाद्य यंत्र कौन था, यानी कि पूरे विश्व में जो सबसे पहले वाद्य यंत्र से हम लोग को परिचय हुआ, जिससे हम लोग रूबरू हुए, वो कौन था। तो पूरे विश्व में जो सबसे पहले जो वाद्य यंत्र से हम लोग रूबरू हुए या जो परिचित हुए वो था रावण हत्था। और रावण हत्था का बारे में कहानी है कि जिस तरह से भारत में सिंधु घाटी सभ्यता चली थी, उस खुदाई में हम लोग को 7 होल्ड फ्लूट मिला था, उसी तरह से श्रीलंका में हेला सिविलाइजेशन थी, यानी कि हेला सभ्यता थी, और उस हेला सभ्यता से हम लोग को प्राप्त हुआ था रावण हत्था। और रावण हत्था जो कि माना जाता है कि इससे पहले ऐसा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, यानी कि पहचान नहीं पाए कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहले रावण हत्था ही था जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा गया या प्राप्त किया गया, या जिसके बारे में हम लोग जान सकें कि यही एक वाद्य यंत्र है। तो यानी कि विश्व का जो पहला वाद्य यंत्र था वो कौन था, रावण हत्था। इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि हम लोग चूंकि रावण से रिलेटेड जितना भी चीज है, अगर साथ में आप ये भी याद कर लें कि पाया गया था हेला सिविलाइजेशन ऑफ श्रीलंका से, यानी कि श्रीलंका के हेला सिविलाइजेशन से प्राप्त किया गया था। तो श्रीलंका से नाम जुड़ता है किसका, रावण का। श्रीलंका से नाम किसका जुड़ता है, रावण का। तो रावण हत्था यानी कि विश्व का जो पहला वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्था, क्योंकि और ये कहां से प्राप्त किया गया था, हेला सिविलाइजेशन, किसके, श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका से रिलेटेड रावण का। और विश्व में जो सबसे पहले वाद्य यंत्र के रूप में पहचाना गया, खोजा गया, प्राप्त किया गया वो था रावण हत्था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 की पॉइंट से जाने कि भारत का पहला वाद्य यंत्र कौन है। तो भारत का पहला वाद्य यंत्र है 7 होल्ड फ्लूट, यानी कि 7 छिद्रों वाला बांसुरी। 7 छिद्रों वाला बांसुरी याद करने का तरीका ये कि भगवान कृष्ण क्या करते थे, बांसुरी बजाते थे। तो यानी कि यहाँ से भारत का पहला वाद्य यंत्र 7 छिद्रों वाला बांसुरी। और सेकंड जो हम लोग जाने कि विश्व का जो पहला वाद्य यंत्र था वो था रावण हत्था, और रावण हत्था का संबंध हेला सिविलाइजेशन ऑफ श्रीलंका से है। विश्व में रावण बहुत पहले पुराना जमाने का एक रावण हुआ करता था, उस पर कोई आधारित म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, क्योंकि रावण को विद्वान के रूप में भी जाना जाता है, काफी विद्वान था वो, तो म्यूजिक बजाता था रावण। तो उसी के आधारित पे उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको ऑनर देने के लिए रावण हत्था नाम का एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया। एक पूरी तरह से कहानी काल्पनिक है, याद करने के लिए है, कोर काल्पनिक है। ठीक है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप इस चीज को रिलेट कर पाए और इसको आप ध्यान में रख सकें। तो यानी कि 2 की पॉइंट, भारत का पहला वाद्य यंत्र 7 छिद्र वाला बांसुरी, और विश्व का पहला वाद्य यंत्र वो रावण हत्था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी कि नेक्स्ट की पॉइंट पे आते हैं, सॉरी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो है संगीत का विज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ म्यूजिक इसे कहा जाता है। यानी कि संगीत का विज्ञान किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गंधर्व वेद को। वो कहा जाता है गंधर्व वेद को। गंधर्व वेद जो है वो साम वेद का क्या है, एक भाग है। ठीक है, जैसा कि हम लोग इतिहास से जब पढ़ेंगे, या इतिहास आप थोड़ा मोड़ा जानते होंगे, तो इतिहास में जानते होंगे कि वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम लोग जब ये चारों वेद पढ़े थे, तो चारों वेद में हम लोग एक चीज पढ़े थे कि जो संगीतों का वेद कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। यानी कि सामवेद को हम लोग संगीत का वेद भी कहते हैं। ठीक है, तो चूंकि तो सामवेद का जो कि संगीत का वेद है, इसलिए सामवेद का एक सब पार्ट है, यानी कि इसी का पार्ट है जिसको बोला जाता है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद जो है
उसको संगीत का विज्ञान कहा जाता है। यानी कि आपके एग्जाम में कल को पूछा जा सकता है कि संगीत का विज्ञान हम लोग किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं गंधर्व वेद को। और गंधर्व वेद किसका पाठ है? सामवेद का। तो इसको याद करने का तरीका यहीं से हम लोग याद कर सकते हैं कि चूंकि चार वेद होते हैं इतिहास में, चूंकि बहुत ही कॉमन है, सबको याद ही होता है लगभग कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। और सामवेद को हम लोग संगीतों का वेद कहते हैं, स से साम और वेद स से संगीतों का वेद। हाँ, तो यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं उसी का एक पाठ है गंधर्व वेद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संगीत का विज्ञान बोलते हैं। यानी कि अभी तक हम लोग 3 की पॉइंट्स अपने साथ रखे हुए हैं। एक ये कि भारत का पहला जो था वाद्य यंत्र वो था 7 छिद्र वाला बांसुरी। विश्व का जो पहला वाद्य यंत्र था वो था रावण हथ था। और तीसरा कि संगीत का विज्ञान किसे कहते हैं? तो गंधर्व वेद को कहते हैं। और गंधर्व वेद किसका पाठ है? सामवेद का। ओके, तो हम लोग यहाँ से 3 पॉइंट्स को हम लोग अभी तक लर्न कर चुके हैं, ठीक है, याद कर चुके हैं। अब हम लोग चौथे पार्ट पे आते हैं, ठीक है, चौथे की पॉइंट्स पे आते हैं। जितने भी, अच्छा हम लोग ये पहले जान जाते हैं राग या नोट्स स्केल्स क्या होता है, ठीक है। देखिए नोट्स होता है किसी भी संगीत को सुनने के लिए जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है, जो उसका रेंज होता है, पिच होता है कि कितना हम लोग उसको ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जैसे बोलते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब बोलते हैं तो वो एक डेकोरम मेंटेन नहीं होता है, यानी कि एक लय मेंटेन नहीं होता। हम लोग किसी तरह से बोल सकते हैं, कभी भी ऊंचा आवाज कर सकते हैं, कभी भी नीचा आवाज कर सकते हैं, या हम लोग इसको अल्टरनेट वे में कर सकते हैं, किसी भी तरह से ऊंचा नीचा, या जैसे हायर पिच लोअर पिच कर सकते हैं। बट संगीत में ऐसा नहीं होता है। संगीत में एक रिदम में चीजें चलती है, यानी कि हायर पिच करना है तो हायर पिच एक रिदम में जाते रहेगा, लोअर पिच करना है तो लोअर पिच करता रहेगा। और यही जो बेसिकली अंतर होता है वो होता है कि क्योंकि ध्वनि से ही दोनों निकलना है, जो हम लोग बोल रहे हैं ये भी एक ध्वनि का ही पार्ट है, और जो संगीत गाता है वो भी एक ध्वनि का ही पार्ट है। लेकिन संगीत और आम बोलचाल में अंतर यही होता है कि आम बोलचाल हम लोग किसी तरह से अपने लय को, अपना जो रिदम है उसको मेंटेन करके नहीं रखते हैं, बस बोल देते हैं। लेकिन जब संगीत जब हम लोग गाते हैं तो उसमें इस बात को ध्यान रखा जाता है कि हम लोग उसमें एक सुर को मेंटेन करें, एक लय को मेंटेन करें, एक रिदम को मेंटेन करें। ओके, तो यानी कि उसी के आधार पे 7 नोट्स, इंडिया में 7 नोट्स आता है, इंडियन म्यूजिक में खास करके, ठीक है। वेस्टर्न में भी लगभग 7 ही आता है, वो दूसरा होता है, लेकिन इंडिया में 7 होता है, जिसको बोलते हैं सा रे गा मा पा दा नी, ठीक है, सा रे गा मा पा दा नी, 7, ठीक है। फिर 7 से क्या होता है कि रिपीट होता है, इसलिए उसको ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक भी बोलते हैं, यानी कि अष्टक बोलते हैं, संगीत का अष्टक बोलते हैं, क्योंकि सा रिपीट हो जाता है। लेकिन टोटल नोट्स जो होते हैं वो 7 ही होते हैं, क्योंकि जो सा लास्ट में आता है वो रिपीटेड फॉर्म होता है इस वाले सा का जो सुर में है। तो ये हुआ क्या? नोट्स हुआ सा रे गा मा पा दा नी सा, ये क्या है? नोट्स है, ये क्या है? नोट्स है, ठीक है। और जब यही नोट्स को हम लोग क्या करते हैं कि मिलाकर, अब हो सकता है कि सा को मिला दे, नी को मिला दे, या सबको मिला के गाएं, ठीक है, 7 को मिला के भी गा सकते हैं, नहीं तो किसी 5 को मिला के गा सकते हैं, 6 को मिला के गा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 5 से ज्यादा को मिला दे या 7 को मिला दे, और मिलाने के बाद जो श्रुति तैयार होता है, यानी कि जो ध्वनि उत्पन्न होता है, उसी ध्वनि का नाम है राग। यानी कि कहने का मतलब यह है कि संगीत के दुनिया में 2 टर्म्स आपको बताना चाहा। एक नोट्स है कि नोट्स किसको बोलते हैं, तो सारे गामा पादा नी, ये सब जो हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो क्या होता है उसको लोग नोट्स बोलते हैं, उसको स्केल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, नोट्स और स्केल्स, ठीक है। और जब वही नोट्स को हम लोग क्या करते हैं कि अरेंज वे में हम लोग जब एक साथ रख कर जब उसको सजा कर हम लोग बोलते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करवाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? राग, ठीक है। जो लोग म्यूजिकल का क्लास करते हैं, जो इंडियन म्यूजिक का क्लास करते हैं, वो ये जानते होंगे